Hello friends, this is Bharti and welcome to TET and CTET क्रैकर चैनल। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे बाल विकास के सिद्धांत को शैक्षिक महत्व। बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक महत्व क्या है, आखिर ये एक शिक्षक को जानना क्यों बहुत ज़रूरी है, तो इसके बारे में समझेंगे। ये वीडियो आप अगर देख रहे हैं तो आप ज़रूर ना कोई टीचिंग एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे या तो फिर कोई प्राइवेट स्कूल का टीचर होंगे, तो भी आपके लिए ये जो वीडियो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। क्योंकि जब तक हम बाल विकास के सिद्धांतों को, प्रिंसिपल को हम नहीं समझेंगे, तब तक हम स्टूडेंट के साथ ठीक से ट्रीट नहीं कर पाएंगे। उसका जो समस्या है, प्रॉब्लम है, उसका सॉल्यूशन नहीं दे पाएंगे, उसको हम गाइडेंस नहीं कर पाएंगे, उसको हम परामर्श नहीं दे पाएंगे, उसे एक अच्छे नागरिक बनाने के लिए ठीक तरह से मार्गदर्शन नहीं दे पाएंगे। तो हम सभी शिक्षकों को बाल विकास के सिद्धांतों का शैक्षिक जो महत्व है उसको जानना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, मैं तो कहती हूँ यहाँ तक बाल विकास के सिद्धांतों का महत्व को जानना एक पेरेंट्स को भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि जो बच्चा होता है सबसे पहली शिक्षा अपने परिवार से, अपने पेरेंट्स से लेते हैं। तो जब तक पेरेंट्स को ये पता नहीं रहेगा कि बाल विकास जो है किस तरह से होता है, उसमें किस एज के अनुसार बच्चे में किस तरह का चेंजिंग आता है, उसमें अभिरुचि में क्या चेंजिंग आता है, उसका रुचि में क्या चेंजिंग आता है, उसको किस तरह के चीज़ों में ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो ये सब अगर एक पेरेंट्स जानते होंगे तब अपने बच्चों के साथ ठीक से ट्रीट कर पाते होंगे और उनका बच्चा ज़्यादा आगे बढ़ता है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो के अंदर हम लोग बहुत ही अच्छे तरीक़ा से समझेंगे कि जो चाइल्ड डेवलपमेंट है इसका प्रिंसिपल, शैक्षिक महत्व क्या है, क्यों एक शिक्षक को जानना ये ज़रूरी है, ये किस तरह से शिक्षक को हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि मैं 2021 सीटेट का प्रिपरेशन स्टार्टिंग से करवा रही हूँ। अगर आप अभी तक सीटेट के बारे का सिलेबस जो है कुछ भी नहीं स्टार्ट किए हैं तो आप हमारे साथ स्टार्टिंग से 0 से टॉप तक प्रिपरेशन बहुत ही इजीली तरीक़ा से कर सकते हैं और एग्ज़ाम करने की बात छोड़िए, आप अच्छे से अच्छे स्कोर भी लाएंगे। ठीक है, मैं इन्हीं सारे बुक्स से, इन्हीं सारे नोट्स के थ्रू कई बार सीटेट को क्रैक की हूँ। इवन कई ऐसे टीचिंग एग्ज़ाम है जिसको मैं क्रैक की हूँ, तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं बाल विकास के सिद्धांतों का मुख्य शैक्षिक महत्व। इसमें पहला जो पॉइंट है वो हमारा है बाल विकास के सिद्धांतों के ज्ञान के फलस्वरूप शिक्षकों को बालकों के स्वभावगत विशेषताओं, रुचियों, क्षमताओं के अनुरूप सफलतापूर्वक अध्यापन में सहायता मिलती है। डैट मीन्स अगर एक टीचर को बाल विकास के सिद्धांत के बारे में नॉलेज है तो वो स्टूडेंट के अकॉर्डिंग अपना शिक्षण मेथड में चेंजिंग ला सकते हैं और अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट के अनुसार वो अपना टीचिंग कर सकते हैं ताकि कम समय में ज़्यादा अचीव किया जा सके। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सभी बालकों से हर प्रकार के विकास की समान उम्मीद नहीं की जा सकती है। ठीक है, हम शिक्षक क्या करते हैं, क्लास में अगर कोई टॉपिक हम दिए या तो कोई प्रॉब्लम दिए तो कुछ बच्चा उसमें
सॉल्यूशन करता है और कुछ नहीं करता है, तो उसको हम क्या करते हैं, डांटते हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि हम सभी बालक को एक तरह से नहीं देख सकते। सभी का जो विकास है वो एक तरह से नहीं होता है, उसमें व्यक्तिगत डिफरेंट होता है, व्यक्तिगत विभिन्नता होती है। व्यक्तिगत विभिन्नता होने के कारण कोई जल्दी सीखता है, कोई लेट से सीखता है, और कोई एक ऐसे 1% ऐसा स्टूडेंट होता है जो कि आप उसको कितना ही सिखाइए, बहुत ही परिश्रम करने के बाद उसको उस टॉपिक के बारे में थोड़ा नॉलेज होता है। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाता है कि सभी बालकों से हम हर प्रकार के विकास की उम्मीद जो है एक जैसा हम नहीं कर सकते हैं, क्योंकि व्यक्ति में व्यक्तिगत विभिन्नता होता है। उसका जो विकास है वो अलग अलग तरह से हो सकता है, उसकी गति जो है डिफरेंट हो सकती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, बाल विकास के सिद्धांतों से हमें ये भी पता चलता है कि एक ही मानव प्रजाति के सदस्यों में वृद्धि और विकास से संबंधित कुछ समानताएं पाई जाती है। यदि बालक का विकास इस अनुरूप नहीं हो रहा है तो इस सिद्धांत की जानकारी के अनुसार उसमें सुधार के प्रयास किए जा सकते हैं। डैट मीन्स ये पॉइंट हमें ये कहना चाह रहा है कि अगर आपके क्लास में कोई बच्चा जिसमें जो विकास होना चाहिए वो नहीं हो रहा है, तो हम दूसरे बच्चे से, जो बाल विकास का सिद्धांत कहता है कि कुछ ऐसे विकास हैं जो सभी मानव प्रजाति में एक जैसे होते हैं। जैसे बच्चा जब छोटा रहता है तो सबसे पहले लुढ़कना सीखता है, फिर वो खड़ा होना सीखता है, फिर वो चलना सीखता है। ये नहीं कि पहले वो चलना सीखता है, फिर लुढ़कना सीखता है, फिर खड़ा होना सीखता है, ऐसे नहीं होता है। तो ये कुछ पैटर्न फॉलो करता है। अगर कोई बच्चा इस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है तो उसमें हम इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग उसमें इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं कि क्या चीज़ की कमी है, कि ये बच्चा इस स्टेज में इतना चीज़ सीख जाना चाहिए और ये नहीं सीख रहा है, तो उसमें हम चेंजिंग लाते हैं और उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, फोर्थ एग्जाम्पल जो हमारा है, वृद्धि एवं विकास। वृद्धि एवं विकास का सेपरेट वीडियो बना हुआ है। अगर आपको इस टॉपिक में प्रॉब्लम होती है तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं। अब हम समझते हैं थोड़ा ब्रीफ में कि वृद्धि एवं विकास क्या है। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वृद्धि जो है विकास का एक पार्ट है, एक भाग है, जो समय के अनुसार ये स्टॉप हो जाता है, लेकिन विकास जो है वो कंटिन्यूस चलते रहता है। इसका एरिया बहुत ब्रॉड है और वृद्धि का एरिया सीमित है। जैसे में हम बात करते हैं शारीरिक वृद्धि, हमारा जो शरीर का वृद्धि है, जब हम परिपक्व हो जाते हैं, हमारा जब एज हो जाता है, तब हमारा जो शरीर का वृद्धि है वो स्टॉप हो जाता है। ठीक है, और विकास जो है कंटिन्यूस चलते रहता है, ये कभी भी स्टॉप होने वाली प्रक्रिया नहीं है। तो अब हम समझते हैं वृद्धि एवं विकास विभिन्न आयामों में से किसी एक आयाम में बहुत अधिक तथा दूसरे में से बहुत कम, इस बात को ध्यान में रखकर सर्वांगीण विकास के लिए प्रयासरत रह सकता है। ठीक है, दैट मीन्स वृद्धि और विकास के जो विभिन्न आयाम हैं, विभिन्न तरह का वृद्धि और विकास होता है, तो उसमें से अगर कोई बच्चा का एक ही एरिया में ज़्यादा विकास हो रहा है, दूसरा एरिया में नहीं हो रहा है, तो वो ठीक नहीं है, उसको सर्वांगीण विकास नहीं कह सकते हैं। बच्चे में सर्वांगीण विकास करना चाहिए, डैट मीन्स ऑल डेवलपमेंट करना चाहिए। सभी पक्षों का डेवलपमेंट पर हमें ध्यान देना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ बच्चे को हम बोलने के लिए सिखा देते हैं और लिखने के लिए सिखाते ही नहीं हैं, तो ऐसा नहीं करना है। उसको हमें कॉम्बिनेशन के थ्रू सिखाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 5 पॉइंट। बाल विकास का अध्ययन शिक्षक को इस बात की जानकारी दे सकता है
कि बालक की शक्तियों, योग्यताओं, क्षमताओं तथा व्यवहार एवं व्यक्तिगत गुणों के विकास में आनुवंशिक तथा वातावरण किस सीमा तक और किस रूप में उत्तरदायी ठहराया जा सकता है, और यह जानकारी शिक्षक को अपने उत्तरदायित्व को सही ढंग से पालन करने में भी सहायता होती है। डैट मीन्स बाल विकास का जो अध्ययन है, शिक्षक को तो ये बात की जानकारी देती है कि बालक की शक्तियों, योग्यता और क्षमताओं तथा व्यवहार में व्यक्तिगत गुणों का विकास होता है, और व्यक्तिगत गुणों का विकास जो होता है वो आनुवंशिक, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट किस सीमा तक, किस रूप में उत्तरदायी होता है, उसको भी एक शिक्षक को जानकारी मिलता है। अगर हम बात करें कोई बच्चा में, उसमें जो आंतरिक गुण है बहुत अच्छा है, बहुत तेज है पढ़ने में, ठीक है, आनुवंशिक उसका जो गुण है बहुत तेज है पढ़ने में, लेकिन उस बच्चा को हम एकदम और एरिया में पालन पोषण करें जहाँ उसको अवसर ही नहीं मिले, नहीं पढ़ाई लिखाई का कुछ का अवसर नहीं मिले, तो क्या उस बच्चा का आनुवंशिक जो शक्ति था, वो आनुवंशिक चीज़ें डेवलप हो पाएगी? नहीं। तो इसलिए कहा जा रहा है कि आनुवंशिक और वातावरण दोनों का अगर कॉम्बिनेशन होगा, दोनों का सही क्वांटिटी में दोनों का यूज होगा, तभी जाकर बालक का विकास होगा। और यहाँ तक शिक्षक को अपने जो उत्तरदायित्व है एक स्टूडेंट को लेकर, अपने स्टूडेंटों को लेकर, तो उसका पालन भी शिक्षक सही तरीके से कर सकेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से, इस पॉइंट से शिक्षक को ये पता चलेगा कि कौन सा एरिया में आनुवंशिक ज़्यादा रोल निभा रहा है और कौन सा एरिया में वातावरण अधिक रोल निभा रहा है। कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर आनुवंशिक ज़्यादा रोल निभाता है, और कुछ कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर वातावरण का अधिक वर्चस्व होता है। तो इस बात को हमें समझना पड़ेगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 6, बालकों की वृद्धि एवं विकास के सिद्धांतों से बालकों के भविष्य में होने वाली प्रगति का अनुमान लगाना काफ़ी हद तक संभव होता है। ठीक है, अगर आप बाल विकास के सिद्धांत को डीपली से जानते हैं तो आप एक बालक के भविष्य का अनुमान लगा सकते हैं, और लगभग वो सही निकल सकता है। आप उसके भविष्य का तो अनुमान लगा ही लेंगे, और साथ साथ इस सिद्धांत के हेल्प से उस बालक के जो प्रॉब्लम है उसको जानकर उसका मार्गदर्शन कर सकते हैं, परामर्श दे सकते हैं, उसका निर्देशन करने में आप सहायक होंगे, और उनका भविष्य का निर्माण में आप प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। आप उनके लिए आइडियल बन सकते हैं। तो हम लोगों ने अभी तक 6 पॉइंट को कवर किया है, और आप सोच रहे होंगे कि एक शिक्षक होने के नाते हमें कितना कर्तव्य का पालन करना पड़ता है, हमें कितनी कर्तव्य के द्वारा, उत्तरदायित्व के द्वारा बालकों का विकास पर ध्यान देना चाहिए, और सिर्फ एक ही विकास, एक ही पक्ष पर ध्यान नहीं देना चाहिए, ऑल डेवलपमेंट करना चाहिए। सारे जितने भी विकास होते हैं सभी पर हमें ध्यान देना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कोई बच्चा, अगर सब्जेक्ट का बात करें, कोई बच्चा मैथ में बहुत अच्छा कर रहा है तो वो सिर्फ मैथ में अच्छा करने से क्या उसका ऑल डेवलपमेंट हो जाएगा? नहीं, उसका सर्वांगीण विकास नहीं होगा। जब तक उसका सभी प्रकार का विकास नहीं होता है तब तक हम सर्वांगीण विकास नहीं कर सकते हैं। इसलिए विकास का कॉम्बिनेशन होता है। ठीक है, और जैसा कि हमें पता है कि विकास जो है वो एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पर एक दूसरे को प्रभावित भी करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग पॉइंट देखेंगे 7। मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको वीडियो
पसंद आ रहा है तो वीडियो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और अपने फ्रेंड को हेल्प करने के लिए वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग अब देखते हैं। पॉइंट 7, विकास की प्रक्रिया। विकास की जो प्रक्रिया है विभिन्न आयु वर्ग तथा अवस्था विशेष में किस प्रकार संपन्न होती है, वह किन बातों से किस रूप में प्रभावित होती है, इस बात का ज्ञान अध्यापक को ऐसे उपयुक्त शिक्षण, अधिगम परिस्थितियों तथा विकास वातावरण के निर्माण में सहयोग देता है जिससे बालकों का अधिक से अधिक पूर्ण एवं सर्वांगीण विकास हो सके। दैट मीन्स विकास की प्रक्रिया, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि आयु के अनुसार उसमें गति होता है, ठीक है। और अवस्था विशेष में कुछ ऐसे अवस्था होता है जिसमें ये जो विकास है बहुत तीव्र होता है और कुछ ऐसे अवस्था होते हैं जो कि मध्यम होता है और कुछ ऐसे भी अवस्था होते हैं जो बहुत स्लो होता है, ठीक। तो ये बात हम टीचरों को समझना चाहिए कि किस मान लेते हैं कि शैशवावस्था में, जो कि जन्म से 6 साल के बीच हम बातें कर रहे हैं, तो शैशवावस्था में जो विकास है और विकास जो बच्चों का है वो बहुत तीव्र गति से होता है और उस अवस्था में बालक जो है अनुकरण करके बहुत ज़्यादा सीखता है। तो उस अवस्था के बच्चों को आप अनुकरण करने पर ज़्यादा फोकस कीजिए। डैट मीन उसे कोई चीज़ अगर सिखाना है तो उसके सामने उसको लाकर दिखाइए, वो जल्दी सीख जाएगा, ठीक है। इस बात का ज्ञान अध्यापक को तो होना ही होना चाहिए। अगर अध्यापक को ये चीज़ की जानकारी होती है तो अध्यापक क्या करेंगे, अपने टीचिंग मेथड में चेंजिंग लाएंगे अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स। उसके बाद जब अपने टीचिंग मेथड में चेंजिंग लाते हैं जिसके हेल्प से विकास का जो वातावरण का निर्माण होता है वो बच्चों को हेल्प करता है, उसका निर्माण, विकास का जो वातावरण के निर्माण में सहयोग होता है जिससे बालक को अधिक से अधिक सर्वांगीण विकास हो सकेंगे, पूर्ण रूप से विकास हो सकेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारा है 8, बालक के व्यवहार के बारे में जानने के बाद उसकी समस्याओं का समाधान करना आसान हो जाता है। बहुत इजी पॉइंट है क्योंकि हम अपने दैनिक जीवन में भी, डे टू डे लाइफ में भी ये समझते हैं, जब हमें कोई प्रॉब्लम होती है या तो फिर हम जब बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर पास जाते हैं। डॉक्टर क्या करता है, पहले हमें टेस्ट करता है। जब हमें अनेक प्रकार का टेस्ट करता है उसके बाद उसे पता चलता है कि हाँ चलो ये बीमारी है। तब जब वो बीमारी के बारे में जान जाता है और उसके बाद मेडिसिन देता है तो हम जल्दी ठीक होते हैं, ठीक है। और उसी तरह से एक टीचर को भी स्टूडेंट्स के प्रॉब्लम को पहले जानना चाहिए, उसके बाद उसको डायग्नोस करना चाहिए, ठीक है। पहले इसको रेमेडी देना चाहिए, फिर डायग्नोस करना चाहिए, समस्या को जानना चाहिए, फिर उसका समाधान देना चाहिए, ठीक। नेक्स्ट जो पॉइंट है 9, बाल विकास के सिद्धांत के ज्ञान से बालक के रूप में अभिवृद्धि और क्षमताओं आदि के अनुरूप उचित पाठ्यक्रम के निर्धारण एवं समय सारणी का निर्माण में सहायता मिलती है। एकदम सही बात है, क्योंकि बाल विकास का जो सिद्धांत है इसका ज्ञान जब एक टीचर को होता है कि बाल विकास का जो सिद्धांत है, बालक को किस अवस्था में उसका किस तरह का इंटरेस्ट होता है, उसका जो क्षमता है, कितना एज में क्या चीज़ करने का क्षमता हो जाता है, ये जब पता चलता है तभी तो हम पाठ्यक्रम का सही से निर्माण कर पाएंगे। अगर ये चीज़ नहीं पता चलता तो 1 क्लास के बच्चों को हम क्या करते, ज़्यादा लॉन्ग पीरियड तक उसका क्लास देते। बच्चे का क्लास जो होता है ज़्यादा से ज़्यादा 30 मिनट का होता है 1 पीरियड,
और इवन अभी बहुत सारे क्लास जो होते हैं 20 मिनट या 25 मिनट का होता है, ठीक है। तो ये हमें पता है कि बच्चे छोटे होते हैं और उसमें उतना ज़्यादा क्षमता नहीं होता है कि वो एक जगह बैठकर बहुत लॉन्ग टाइम तक क्लास कर सके। इसलिए जो हमारा पाठ्यक्रम है उसमें बच्चों के अकॉर्डिंग पीरियड बटा हुआ रहता है, टॉपिक दिया हुआ रहता है कि बच्चे अभी इस एज के हैं तो उसका जो मानसिक क्षमता है वो इतना लेवल का होगा, इसलिए इस तरह का उसे क्वेश्चन देना चाहिए, ठीक है। अगर ये ज्ञान नहीं होता तो पाठ्यक्रम सही नहीं निर्माण हो पाता। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है 10 बाल विकास के सिद्धांत से हमें ये जानकारी मिलती है कि विकास की किस अवस्था में बालकों में सीखने की प्रवृत्ति किस प्रकार होती है या उचित शिक्षण विधि अपनाने में शिक्षक को मदद करती है, ठीक है। चाइल्ड डेवलपमेंट का जो प्रिंसिपल है वो हम टीचरों को तो ये हेल्प करता ही करता है कि आप किस अवस्था के बालकों के साथ किस प्रकार के टीचिंग मेथड का यूज कर रहे हैं, और साथ ही साथ उसके जो लर्निंग प्रक्रिया है, लर्निंग प्रोसेस है, उसको इंक्रीज करने के लिए भी हमें प्रोत्साहन देता है। और ये भी बताता है कि इस एज का बच्चा है तो इसको इस तरह की प्रवृत्तियाँ होती है, वो देख कर सीखता है, या तो कुछ रट कर सीख पाने का उसमें प्रवृत्ति होता है, या तो फिर वो सोचने समझने का जो क्षमता है उसमें ज़्यादा होता है। तो इस तरह के नॉलेज एक टीचरों में होता है बाल विकास के सिद्धांत के थ्रू। इसलिए बाल विकास के सिद्धांत का जो शैक्षिक महत्व है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसकी जानकारी हर एक टीचर में होना चाहिए ताकि अपने स्टूडेंट को अच्छे से अच्छे मार्गदर्शन कर पाएँ, उनका भविष्य निर्माण कर पाएँ। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।